नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। दिन भर की खबरों को समेट कर हम हाजिर हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की बधाई देने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बीच हैं बहुत अच्छे संबंध। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को किया खारिज। आरोपों को बताया गलत और निराधार। भाजपा ने राहुल गांधी पर लगाया संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप। बिहार के बेगूसराय और रोहतास में विपक्ष पर गरजे वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह। कांग्रेस और आरजेडी को बताया घुसपैठियों के संरक्षक। अमित शाह ने कहा, एनडीए जितना होगा मजबूत, बिहार उतना होगा समृद्ध। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, 1 अक्टूबर से लागू होंगे ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नए नियम। अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार इसी महीने लॉन्च करेगी एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। चमोली में बादल फटने के बाद लापता लोगों की तलाश जारी। हिमाचल प्रदेश में कई जिलों में भूस्खलन से आवाजाही हुई बाधित। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत से अपने गहरे संबंधों का जिक्र किया है। गुरुवार को ब्रिटेन यात्रा पर पहुंचे राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बातचीत करते हुए एक सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के साथ अपने रिश्तों पर बात की। ट्रंप ने कहा कि मैं भारत और भारत के प्रधानमंत्री के बहुत करीब हूं। उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। I'm very close to India. I'm very close to the Prime Minister of India. I spoke to him the other day, wished him a happy birthday. We have a very good relationship. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर अनेक बड़ी हस्तियों ने उनके लिए बधाई संदेश भेजे हैं। अपने इन संदेशों में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं तो दी हैं, साथ ही साथ उनके साथ अपने संबंधों पर भी प्रकाश डाला है। इस विशेष तौर पर हमारी विशेष सीरीज एक नेतृत्व एक प्रेरणा में सुनिए क्या कहना है मशहूर हस्तियों का। Many happenings of the day. We did the Suryayaan. We went 1.5 lakh kilometer from the Earth. 2024 Chandrayaan 3 was landed on the moon, and the lander and the rover was successfully landed on the South Pole. And no one or no other country has attempted to land on the South Pole. And 2025 Subhashu Shukla was spent to ISS, International Space Station. He spent 14 days in International Space Station, successfully traveled to space. Narendra Modi ji is also, having the roadmap to ISRO for having its own space station, Bharat Space Station, by 2035, and land on the moon. The astronauts by 2040 do the experiments by astronauts on the moon and bring them back by 2040 is another big milestone which he has kept it for ISRO. माँ भारती के लाल है ये हीरा बेन का नंदन, हीरा बेन का नंदन। जन्मदिन है मोदी जी का, करो अभिनंदन, करो अभिनंदन। हो रोली हल्दी चंदन से इनके माथे को सजा दे। 100 साल इनकी उम्र हो, ये हम सब दुआ दे। एक नरेंद्र विवेकानंद थे, एक नरेंद्र मोदी जी। नए भारत में नई सोच, नई क्रांति लाया है। नमो नमो की गूंज सारे विश्व में छाया है। जीवेत शरद शतम, जीवेत शरद शतम, जीवेत शरद शतम।
जीवेत शरद शतम। सिर्फ भारत नहीं, पूरा विश्व के प्राण स्वरूप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का जन्मदिन के लिए सबकी तरफ से, पूरे काशीवासी की तरफ से हम हृदय से उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। काशी की पूरा आत्मा को बरकरार रखते हुए उन्होंने जो कायाकल्प किया है, जो हम कभी कभी भी कल्पना ही नहीं कर सकते थे। काशी के लोग काशी के लाडले सांसद को कभी भी भूल नहीं पाएंगे। जो पिछले कोई प्रधानमंत्री सोच भी नहीं सकते थे, आई रिपीट, सोच भी नहीं सकते थे कि आर्टिकल 370 हटाए तो कैसे हटाए। लेकिन मोदी हैं तो मुमकिन है। मोदी जी ने आर्टिकल 370 हटाकर भारत माता के मस्तिष्क पर एक मूल्यवान किरीट, एक मूल्यवान मुकुट रखा। प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियों को वो भारत में बुलाने में सफल हुए, बहुत से देशों के साथ संबंध अच्छे बनाने में सफल हुए। बहुत से देशों ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोदी जी को दिया। हैट्रिक तो लगाई है मोदी जी ने, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि मोदी जी सिक्सर लगाए। मोदी जी अगले साल वो 29 में भी, 34 में भी और 39 में भी भारत के प्रधानमंत्री बने। इसी उम्मीद के साथ मोदी जी के 75वें सालगिरह पर हैप्पी बर्थडे टू यू मोदी जी। Greetings to the Honorable Prime Minister of India. This is an occasion to remember some of the transformational changes under his leadership. The universal Aadhaar enrollment under his Digital India vision, which reformed the way subsidies are disbursed and ultimately led to India having the largest and the best digital payment ecosystem in the world. The big fight which we took at the WTO to preserve the minimum support price schemes for our farmers. By linking food security with the trade facilitation agreement, India was able to get a perpetual peace clause which protects our farmers from challenges of the WTO in perpetuity. तो आइए देखते हैं कि कुछ और मशहूर हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरह जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी जी के लीडरशिप में जो इनकी जो विजनरी लीडरशिप है और जिसकी वजह से इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, इनकी पॉलिसीज़ और जो कि हमारी टॉय इंडस्ट्री को इतना सपोर्ट किया है इन्होंने, एंड जो इन्होंने मेक इन इंडिया का इतना बड़ा योगदान दिया है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है इस पे, मेक इन इंडिया पे, इससे हमें बहुत बेनिफिट हुआ है। बिकॉज ऑफ हिज लीडरशिप हमारी इस बारी वी बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, एंड वी होप दैट इन द कमिंग ईयर्स हम तीसरे नंबर पे एंड देन इन फ्यू इयर्स हम दूसरे नंबर पे एंड टॉप में आ जाएंगे। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ली, उसके बाद दोस्तों हथियार खरीदने का जो सिलसिला शुरू हुआ, चाहे हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें, चाहे हथियार विदेशों से लाने पड़े, एक अंबार सा लग गया, एक ना रुकने वाली बाढ़ जैसी आ गई। जिस तरीके से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में हथियार आते जा रहे हैं और हर हफ्ते हम खबर सुनते हैं कि आज ये रडार आया है, आज ये सबमरीन लॉन्च हो गई है, आज ये डिस्ट्रॉयर आए, ये मिसाइल बोट, ये वाली फ्रिगेट है। कभी पता लगता है कि हविट्जर नए नए आए हैं, कोई नई एम्युनिशन आई है, नई राइफल का इंडक्शन हुआ है। कभी पता लगता है कि नए ड्रोन के प्लेटफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, कि इतने 1000 करोड़ का निवेश हुआ है सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ये पहले सुनने को नहीं आता था। भारत के प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं। उन्होंने भारत को आज तक उस विश्व की अर्थव्यवस्था बनाया है जिसके लिए हर भारतीय को गर्व है। आज अगर भारत आत्मनिर्भर है, अगर भारत के सशस्त्र दल सक्षम हैं, मजबूत हैं, सुदृढ़ हैं, उनका सारा श्रेय जाता है उनकी दूरदृष्टि को। I am so happy to wish all the best to our Honorable Prime Minister. He is presiding over the largest democracy of the world. It's a great thing that he is leading this country with all the multifarious problems. On one hand, we are growing. The economy, the GDP is growing, and this year we have overtaken Japan to become the 4th largest economy of the world. It's not an ordinary thing. भारत की जो कृषि है वो एक नया रूप ले चुकी है और भारतवर्ष ने कृषि के क्षेत्र में कई नए कीर्तिमान पिछले 11 वर्षों में स्थापित किए हैं। हम लोगों ने पिछले 10 सालों से रिकॉर्ड प्रोडक्शन खाद्यान्न में, बागवानी फसलों में, दलहनी फसलों में होता रहा है। एक कृषि अलग तरह से रूप में जो है उभर करके सामने आई है और हमारा विश्व में जो है हम लोग प्रथम और द्वितीय जो है उत्पादक देश रहे हैं और अभी हम लोग एक मुख्य निर्यातक भी देश हैं। 25 बिलियन US डॉलर से भी अधिक की जो हम लोगों को मैं ये कहूँगा कि निर्यात करके जो है देश ने इसका आमदनी ली है। मोदी जी का जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई है मेरी तरफ से। उन्होंने हमारे समाज में, उत्तराखंड देवभूमि में, पूरे भारत में कितना अच्छा काम किया, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ। और आगे भी वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जहाँ तहाँ उनका नाम आता है वो दिखते हैं और सब काम करते रहते हैं। धन्यवाद उनको, बहुत बहुत बधाई उनको। I feel privileged and honored to have this opportunity to wish a very long and happy birthday for the visionary statesman who is none other than our respectable Prime Minister Shri Narendra Damodar Das Modi ji. His contribution in matters like so many welfare schemes for all strata of society, particularly senior citizens and children, as also all women of our country. Years ago, Swami Vivekananda ji, whose first name was Narendra, glorified the face of India in Chicago World Parliament of Religions philosophically. Today, our Narendra Modi ji is also seen doing his bit in holding India's all-round relationship high in the global sky. My namaskar, my pranamas to him. Namaskar. Our most near and dear Shri Narendra Modi ji, your birthday is like we all are celebrating it because you are so much into our life. You are searching all little problems and solving them. This whole world is looking up to you. They all want leader like you. We have people coming from all over and they say we want a leader like Narendra Modi ji. And it is this that makes you great. You announce International Yoga Day and now the world is following on this day that so many countries are celebrating Yoga Day. विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। टेड्रोस ने अपने शुभकामना संदेश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, डॉक्टर टेड्रोस, आपकी हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। भारत महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए विश्व में समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए
विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ और अधिक सहयोग करने के लिए तत्पर है। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म चलो जीते हैं का विशेष प्रदर्शन किया गया। मुंबई में फिल्म देखने आए दर्शकों ने फिल्म को खासा सराहा और प्रेरणादायक बताया। आपने ये मूवी देखी, क्या कहेंगे, आपको क्या एक यहाँ से मैसेज मिला? जो दूसरे के लिए जीते हैं वही जीतेंगे, वही मैसेज। और पहला तो मैं नरेंद्र मोदी जी को बर्थडे का विश करती हूँ। और वो मूवी से ऐसे ही लगता है कि अपने नरेंद्र मोदी जी दूसरे के लिए जीते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं करते। हम दूसरे के लिए जगह जीना पड़ेगा, जी सकते हैं ना तो हमको खुशी मिलती है। वो आगे गरीब लोग है ना, तो हम जितना उसको मदद करेंगे ना, उसको उतनी खुशी मिलेगी। अगर हम दूसरे के लिए कुछ करेंगे तो वो दूसरे को और बताएगा और देश का भला होएगा। अपने नरेंद्र मोदी जी, इनका 75वां सालगिरह हम बड़े धूमधाम से भारत देश में मनाया गया और बहुत ही खूबसूरत ये चित्रपट है, उनके जीवन पे आधारित। यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं प्रदर्शित किया गया है सेवा और समर्पण। यही मूल्यों के साथ में प्रधानमंत्री आज भी आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही पूरे देश को लेके आगे बढ़ रहे हैं। कैमरा पर्सन आदित्य कसारे के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज, मुंबई। राहुल गांधी के कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में फर्जीवाड़े के दावे का चुनाव आयोग ने खंडन किया है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। दरअसल राहुल गांधी ने कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची से कांग्रेस मतदाताओं के नाम हटाने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। इसे लेकर कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जवाब दिया। राज्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से बताया गया कि यह मामला दिसंबर 2022 का है, जब आलंद निर्वाचन क्षेत्र में फॉर्म 7 के जरिए 6018 आवेदन ऑनलाइन जमा किए गए थे। जांच में पाया गया था कि इनमें से केवल 24 आवेदन ही सही थे, जबकि 5994 आवेदन फर्जी थे। इस साजिश के खिलाफ 21 फरवरी 2023 को आलंद पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पुलिस चुनाव आयोग के निर्देश पर कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने 6 सितंबर 2023 को पुलिस और सभी तकनीकी और व्यक्तिगत जानकारी सौंप दी थी। इनमें आवेदकों के नाम, एपिक नंबर, मोबाइल नंबर, लॉगिन डिटेल, आईपी एड्रेस और आवेदन के जगह और समय जैसी अहम जानकारियां शामिल थीं। सबसे अहम बात यह है कि राहुल गांधी ने जो जानकारी दी है वो तोड़ मड़ोड़ कर पेश की है। सीईओ कर्नाटक ने कर्नाटक सीआईडी को 2 साल पहले ही सभी जानकारी सौंप दी है, यानी जांच एजेंसियों के पास इस मामले के से जुड़े सभी दस्तावेज और तकनीकी विवरण पहले से ही मौजूद हैं। निर्वाचन अधिकारियों के मुताबिक मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठकर जांच की प्रगति की समीक्षा की जा रही है। सीईओ कर्नाटक लगातार जांच एजेंसी और आवश्यक दस्तावेज तथा जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किए गए अभियान स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का महिलाओं के लिए बेहद ही लाभकारी साबित हो रहा है। महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण को मजबूत बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए इस अभियान में महिलाएं बड़ी संख्या में हिस्सा ले रही हैं। राजस्थान के ब्यावर के राजकीय अमृत कौर अस्पताल में इस अभियान के तहत कैंप लगाया गया, जिसमें 1500 महिलाओं ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन काफ़ी प्रयास कर रहा है। जिले के सभी महिलाओं तक इसकी पहुंच बनाने के लिए कई स्तर पर काम किया जा रहा है। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशा देवड़ा ने बताया कि महिलाएं इस अभियान के तहत लाभ लेकर अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे रही हैं। ये स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान जो मुख्यमंत्री महोदय ने जो चलाया है, इसका महिलाएं काफ़ी अधिकतम संख्या में यहाँ पे पहुँच के अपने स्पेशलिस्ट को दिखा के अच्छा उनको लाभ मिल पा रहा है। सबकी जांचें करवाई जा रही हैं। उसके लिए ब्लड इन्वेस्टिगेशंस के लिए अलग से हमने ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पे बीपी शुगर के लिए एक अलग से काउंटर लगाया है, जिस पे महिलाओं का बीपी शुगर मॉनिटरिंग हो रही है। उनको आहार संबंधित भी जानकारी दी जा रही है, पोषण के बारे में और बच्चों के वैक्सीनेशन, महिलाओं के वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन के बारे में। ब्यावर के राजकीय अमृत कौर जिला अस्पताल में चल रहे अभियान में महिलाएं बेहद खुश दिखी। महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान की सफलता पर कहा कि ये पहल परिवार और समाज दोनों के लिए लाभकारी है।
महिला के लिए कैंप लगा है, इसमें मैं आई हूँ। मेरी जांचें कराई है, जांचें सही आई हैं और ऐसा कैंप लगना चाहिए। नारी के द्वारा हमारा अच्छा हो रहा है, यहाँ पे इलाज अच्छा हो रहा है और हर तरह का सब अच्छा हो रहा है। मोदी जी ने ये चलाया, बहुत अच्छा काम हो रहा है हमारे यहाँ पे। मोदी जी के द्वारा हम नारी सशक्तिकरण का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें गर्भवती महिला और धात्री महिलाओं को सभी महिलाओं को जांचें वगैरह से अच्छी हो रही है और इससे हम बहुत खुश हैं। और जांचें अच्छी, मतलब हर तरह की जांचें हो रही है, सोनोग्राफी वगैरह सही हो रही है। भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर सवाल उठाने को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी केवल आरोप लगाते हैं और उनसे जब शपथ पत्र मांगा जाता है तो वे मुकर जाते हैं। भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस केवल आरोप लगाना जानती है, राहुल गांधी तथ्यहीन आरोप लगाते हैं और बाद में कोर्ट से माफी भी मांगते हैं। चुनाव दर चुनाव हार और जनता से नकार दिए जाने वाले एक नेता, जिनके नेतृत्व में लगभग 90 चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी, उनकी हताशा निराशा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आरोपों की राजनीति को इन्होंने अपना आभूषण बना लिया है। जब इन्हीं के लगाए गए आरोपों को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जाता है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, शपथ पत्र देने के लिए कहा जाता है तो मुकर जाते हैं। गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन वोट नहीं काटा जा सकता और किसी का पक्ष जाने बगैर वोट नहीं काटा जा सकता। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है। कभी ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने, कभी वीवीपैट पर करना, कभी चुनावों के नतीजों पर करना और कभी टूल किट के सहारे भारत के लोकतंत्र पर, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, क्या यह आदत सी बन गई है? क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी सत्ता का दुरुपयोग करके, अफसरों का दुरुपयोग करके चुनाव जीतती है तो कोर्ट उनको बाहर का रास्ता दिखाता है। राजीव गांधी जी की हत्या के बाद एक लोकसभा का चुनाव पेंडिंग नहीं होता, 1 महीने तक अगर चुनाव को स्थगित कर दिया जाता तो किस पार्टी को फायदा उस समय के इलेक्शन कमीशन ने दिया? भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कर्नाटक के सीईओ ने राहुल गांधी के झूठ को बेनकाब कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष के लिए कितनी बड़ी गिरावट है। ये वही शख्स है जिसने खुलेआम कहा था कि भारत के लोकतंत्र की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। यह शर्मनाक है। और राहुल गांधी द्वारा कर्नाटक के आनंद विधानसभा से वोटों की चोरी के आरोप पर भाजपा ने जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी द्वारा आनंद विधानसभा क्षेत्र में 6018 वोटों के हटाए जाने के आरोप को भाजपा ने पूरी तरह निराधार बताया है। भाजपा के एमएलसी सीटी रवि ने राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि उनके पास इससे जुड़े कोई साक्ष्य नहीं है, इसलिए वे इस तरह के निराधार आरोप लगा रहे हैं। साथ ही भाजपा विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवाड़ी नारायण स्वामी ने निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी के सभी आरोप झूठे हैं और कांग्रेस पार्टी खुद वोट चोरी करने वाली पार्टी है। उनके पास सबूत है ही नहीं। सबूत है तो प्रमाण पत्र के साथ कंप्लेंट कर सकता था। इलेक्शन कमीशन भी बोला है आपके पास सबूत है तो प्रमाण पत्र के साथ कंप्लेंट दे दो, हम कार्रवाई करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। ऐसा बोलने के बाद में भी केवल उन्हें बाहर आकर के उन्हें कंप्लेंट करता है, उंगली दिखाता है, कंप्लेंट देने का तैयार नहीं है। उसका मतलब उनके पास सबूत नहीं, उनका वैफल्य को छुपाने के लिए इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप कर रहा है। देश में हर लोग बोलते कांग्रेस चोर, क्योंकि जयप्रकाश नारायण की मूवमेंट क्या था? इंदिरा गांधी हटाओ, वो हटाओ बोलने का तरीका क्या थे? वो वोट चोरी थे। ये डेमोक्रेसी में ये वोट चोरी ऐसा नहीं चलता। वही लोग उनका झूठ को मानते नहीं,
ये कांग्रेस पार्टी ये झूठ वाली पार्टी है और ये वोट चोरी वाली पार्टी है। ऑनलाइन गेमिंग के नियमन के लिए बनाए गए नए कानून के तहत केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर नए नियम लागू करने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये नियम 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन गेम के प्रचार और नियमन संबंधी नियमों को सभी संबंधित पक्षों से चर्चा के बाद अंतिम रूप से तय किया गया है। उन्होंने कहा कि नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे और उससे पहले एक बार फिर इंडस्ट्री के साथ एक दौर की चर्चा होगी। Promotion and regulation of online games, that act which was passed by the parliament. We have engaged with the industry. We have had multiple discussions with them. We have been having discussions with them for last almost 3 years. And after passing the law, once again we engaged with them. We also engaged with the banks. We engaged with practically every stakeholder possible in this. And we have finalized the rules. The rules will be promulgated with effect from 1st October. इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार इस महीने के अंत तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस फ्रेमवर्क लेकर आएगी। आज नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से जुड़े एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि व्यापक विचार विमर्श के बाद इस फ्रेमवर्क को तैयार किया गया है, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि आम लोगों की पहुंच तकनीक तक हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार देश भर में 500 से अधिक एआई डेटा लैब स्थापित कर रही है। अश्विनी वैष्णव ने इस मौके पर एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का लोगो जारी किया। साथ ही अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी छात्रों के लिए फेलोशिप कार्यक्रम की भी शुरुआत की। एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन अगले साल 19 और 20 फरवरी को भारत में होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने पर भी इस दौरान चर्चा की जाएगी। We would also like to present before you an AI governance framework. More than 3,000 consultations were held over a very long period to come up with this entire framework. So that framework we will be launching in the coming days, hopefully before 28th September. Our thinking is very much a good balance of innovation and regulation, a good balance of taking science and technology forward and making it safe and trusted, a good balance of making sure that common citizens get access to technology and developing the deep R&D capabilities that we need. मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने 25% अतिरिक्त अमेरिकी टैरिफ के 30 नवंबर के बाद हट जाने की उम्मीद जताई है। उन्होंने अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर चल रही बातचीत के पॉजिटिव परिणाम आने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों के घटनाक्रम को देखते हुए मुझे विश्वास है कि 30 नवंबर के बाद अतिरिक्त टैरिफ नहीं रहेगा। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि भारत का एक्सपोर्ट सालाना 850 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। ये $1 ट्रिलियन के लेवल की तरफ बढ़ रहा है और ये जीडीपी का 25% होगा। Original reciprocal tariff of 25% plus the penal tariff of 25%, both were not anticipated. But considering recent developments in the last couple of weeks and so on, I do believe that the penal tariff will not be there beyond November 30th. Given the recent developments which we see in terms of both countries finding an off-ramp and reaching out to each other, and including the important negotiator being in India in the first 2 days of this week, I do believe that there will be a resolution in the next couple of months on the penal tariff and hopefully on the reciprocal tariff also. और अब बात जीएसटी सुधारों की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जीएसटी स्लैब में बदलाव के ऐतिहासिक फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी है। विधानसभा में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जीएसटी सुधारों पर प्रस्ताव पारित कर धन्यवाद ज्ञापन किया। आंध्र प्रदेश अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में किए गए सुधारों से कल्याण और विकास को जबरदस्त बढ़ावा दिया है।
जीएसटी स्लैब में बदलाव से टैक्स संरचना सरल होगी, व्यवसायों के अनुपालन में बोझ कम होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और आम आदमी को सीधा लाभ मिलेगा। The Andhra Pradesh Legislative Assembly conveys its warm appreciation and heartfelt congratulations to the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, on the landmark decision taken by the 56th GST Council regarding GST rate rationalization. This visionary step in simplifying and rationalizing the GST structure will directly benefit the common man, reduce the compliance burden on businesses, and enhance transparency in the tax system. Under the leadership of the Prime Minister, gave a tremendous boost to welfare and development, and now we have embarked on the next generation reforms. जीएसटी दरों में कटौती का ऐलान हो चुका है और 22 सितंबर से आम जरूरत की तमाम चीज़ों के दाम घटने वाले हैं, क्योंकि अब जीएसटी के तहत सिर्फ 2 स्लैब 5% और 18% रहेंगे, जबकि 12% और 28% टैक्स स्लैब को ख़त्म कर दिया गया है। इस बड़े बदलाव से गारमेंट इंडस्ट्री को बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। 2500 से कम कीमत के कपड़ों और परिधानों पर अब 12% की जगह सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। 2500 रुपये से ज़्यादा की कीमत के कपड़ों पर अब 18% का टैक्स लगेगा, जिसका सीधा लाभ मिडिल क्लास और कपड़ा व्यापारियों को होगा। 2500 या उससे कम कीमत वाले सभी कपड़ों, साड़ी, शर्ट, ट्राउज़र, रेडीमेड और अनस्टिच्ड कपड़ों पर जीएसटी की दरों के कम होने से न सिर्फ उपभोक्ता खुश हैं, बल्कि व्यापारी भी इस बदलाव से बेहद खुश हैं। सबसे पहले मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो उन्होंने रेडीमेड गारमेंट्स के लिए स्पेशली 12% से 5% करा है 2500 रुपये तक का। इससे हमारे बाज़ार में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और सेल बढ़ेगी हम लोगों की, जिससे काम बहुत अच्छा होगा और मार्केट में पैसे का फ्लो आएगा, जो हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का। इसके अलावा और भी कई चीज़ें, जैसे हमारे यहाँ लेबल्स लगते हैं, वोवन लेबल्स कपड़े के धागे के बनते हैं, उसके ऊपर भी 12% जीएसटी थी, जो कि 22 तारीख से 5% हो जाएगी। वो भी हमारे को कॉस्ट कम करने में बहुत फ़ायदा देगी। इसी तरह से और भी हमारे जो मटेरियल्स होते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमें ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, जिसका सीधा फ़र्क जो है कंज्यूमर को मिलेगा। माल सस्ता होगा और सेल हमारे लोगों की बढ़ेगी, दुकानदारों की भी सेल बढ़ेगी। सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं, देश हित में उठाए, देश की जनता को देखते हुए उठाए। जो इस समय जो गरीबी तबके के लोग हैं, जिनकी अर्निंग 15,000 है, 10,000 है, 20,000 है, उनके लिए बहुत अच्छा स्टेप लिया है। जो हमारे रॉ मटेरियल्स थे, जैसे गत्ता हो गया, 12% लगता था, इसको घटा दिया है। वुमन लेबल्स है, उसमें घटा दिया है। और बहुत सी रॉ मटेरियल्स के आइटम्स हैं, जैसे अभी तो जब 22 तारीख को और पता लगेगा तो धीरे धीरे होगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे के दौरान बेगूसराय की एक सभा में बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर बिहार से बाहर करने का ऐलान किया गया। केंद्रीय मंत्री के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने समर्थन किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा के बहाने भले ही बिहार घूमते रहे, लेकिन सारी महफिल राहुल गांधी लूट ले गए। इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से बातचीत की हमारे संवाददाता राजेश राज ने। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के संसदीय क्षेत्र में गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने पहुंचे। वहीं नेता विपक्ष तेजस्वी यादव भी अपनी जो बिहार अधिकार यात्रा है उसको बेगूसराय से बढ़ाकर खगड़िया ले गए। इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह स्वयं मौजूद हैं। गिरिराज बाबू, सबसे पहले तो गृह मंत्री जी आए, उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को हड़काया भी, कहा कि सरकार बनी तो चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। लेकिन तेजस्वी कह रहे थे कि जब चुनाव आता है तो बीजेपी वाले घुसपैठ की बात स्वयं करने लगते हैं। आखिर इसे रोकेगा कौन? जब सीएए का कानून बनता है तो लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी विरोध करते हैं। हम एनआरसी की बात करते हैं तो ये विरोध करते हैं, और ये आज नौटंकी करने के लिए यात्रा कर रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने के लिए राहुल गांधी के साथ इन्होंने वोट चोर का नारा लगाया, लेकिन
राहुल गांधी ने भीड़ इन्होंने जमा की, इनका वजूदे खत्म कर दिया। मिनिस्टर ने जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को ललकारा है, क्या लगता है कि इसका असर दिखेगा आने वाले दिनों में? देखिए, असर दिखेगा नहीं। आज बंगाल में यही हाल था कि बंगाल के लोग 25 जिलों में आज बंगाल घुसपैठियों से घिर चुका है और अब लोगों को दिखाई दे रहा है। अभी तक किशनगंज दिखाई दे रहा था, अभी बेगूसराय में जाते हैं तो लखमीनिया दिखाई देता है। लखमीनिया में भी घुसपैठियों को, बेगूसराय में भी घुसपैठियों को यही लोग पनाह दे रहे हैं। ये जो वोट कटा है बेगूसराय में, इसमें घुसपैठियों का वोट कटा है, इसीलिए ज्यादा चिंता में। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो कह रहे हैं कि तेजस्वी के पास कोई मुद्दा नहीं है, राहुल उनका सारा महफिल लूट ले गए। कैमरामैन शिव सुमन के साथ बेगूसराय से राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंथन 2025 IDES विजन फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में भारतीय रक्षा संपदा सेवा यानी इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज की सराहना की। राजनाथ सिंह ने कहा कि IDES 200 वर्षों से अपनी परंपरा का निर्वहन करता चला आ रहा है। मैं देश के लिए इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस यानी IDES के कंट्रीब्यूशन की मैं सराहना करना चाहूँगा। आप सभी जानते हैं कि IDES लगभग 200 वर्षों से अधिक का समय गुजर गया। 200 वर्षों से अधिक के समय के दौरान इसने अपनी परंपरा, अपनी विरासत को बराबर यह वहन करता चला आ रहा है, इसलिए इसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। रक्षा मंत्री ने बताया कि इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस सशस्त्र बलों के साथ मिलकर लगभग 18 लाख एकड़ से भी अधिक डिफेंस लैंड का मैनेजमेंट करती है। राजनाथ सिंह ने यह भी बताया कि IDES देश भर में 61 छावनियों का संचालन करती है। इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस का दायरा कितना व्यापक और कितना इम्पॉर्टेंट है, इसे सिर्फ इस बात से समझा जा सकता है कि आज आर्म्ड फोर्सेस के साथ मिलकर यह सर्विस लगभग 18 लाख एकड़ से भी अधिक डिफेंस लैंड का मैनेजमेंट करती है। और यह कोई, मैं मानता हूं कि साधारण जिम्मेदारी नहीं है, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी जो डिफेंस लैंड है वो सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, बल्कि हमारे डिफेंस मैकेनिज्म की एक वो फाउंडेशन है, वो बुनियाद है। IDES देश भर में 61 छावनियों का संचालन करती है, जिसमें लगभग 21 लाख से अधिक नागरिकों का भी निवास होता है। दिल्ली में आज से पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया PAFI द्वारा आयोजित 2 दिवसीय 12वें वार्षिक फोरम 2025 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पर्यावरण से जुड़े मुद्दे को समझते हुए सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर खास फोकस कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रीन एरिया बढ़ाने पर निरंतर काम कर रही है। भारत एकमात्र देश है जिसने 29 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिए हैं। दुनिया में भारत पर्यावरण के मामले में सॉल्यूशन देने का काम कर रहा है। अपना जो सॉइल है, अगर ये सॉइल बंजर हो जाएगी तो कोई अनाज नहीं होने वाला, दुनिया में नया संकट हो जाएगा। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपने 29 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया है, ताकि सॉइल की टेस्टिंग करा के अपने सॉइल की ताकत को जान सके। ये जो एडेप्टेशन के विषय हैं, इसको लेकर के हम पूरे तरीके से सजग हैं। मिटिगेशन मेजर्स में जो सरकार ने अपने NDCs टारगेट दिए, उसको सरकार ने समय से पहले अचीव किया है। और जो पर्सनल बिहेवियर है, उसके लिए मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ का नाम जो मूवमेंट हम चला रहे हैं, ये दुनिया भर में इसीलिए अप्रिशिएट किया जा रहा है कि भारत दुनिया के क्लाइमेट के में सॉल्यूशन का काम कर रहा है, प्रॉब्लम का नहीं। पंजाब के होशियारपुर में 5 साल के मासूम हरबीर की संदिग्ध मौत ने पूरे गांव को झकझोर दिया है। सोमवार शाम लापता हुआ बच्चा देर रात मृत मिला और परिवार का आरोप है कि अगर पुलिस और प्रशासन समय पर हरकत में आते तो हरबीर जिंदा होता।
अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी देरी क्यों की गई, किसकी जिम्मेदारी तय होगी। इधर राज्य सरकार पर एक और गंभीर आरोप है कि प्रवासी मजदूरों के खिलाफ नफरत का जहरीला खेल खेला जा रहा है। सोशल मीडिया पर खुलेआम नफरत फैलाई जा रही है। बिना दस्तावेज वाले मजदूरों को पंजाब छोड़ने के लिए धमकाया जा रहा है, लेकिन पंजाब सरकार खामोश है। एक तरफ मासूम की मौत और दूसरी तरफ प्रवासियों के खिलाफ जहर, ये दोनों ही घटनाएं साफ तौर पर पंजाब सरकार की नाकामी और लापरवाही को उजागर करती हैं। सवाल यही कि इतनी बड़ी घटनाओं पर राज्य सरकार कब जागेगी और कब जिम्मेदारी लेगी। हरबीर की मौत और प्रवासी मजदूरों के खिलाफ बढ़ती नफरत, सवाल ये है कि इतनी बड़ी घटनाओं पर पंजाब सरकार आखिर चाहती क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान 17 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को सिखों के विवाह, जिसे आनंद कारज कहा जाता है, उसके पंजीकरण के लिए नियम बनाने के निर्देश दिए हैं। यह नियम आनंद विवाह अधिनियम 1909 के तहत बनाने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि इस कानून को दशकों तक लागू न करने से देश भर में सिख समुदाय के लोगों के साथ असमान व्यवहार हुआ है और यह समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि जब तक नए नियम नहीं बन जाते तब तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मौजूदा विवाह कानूनों जैसे विशेष विवाह अधिनियम के तहत आनंद कारज विवाहों का तुरंत पंजीकरण करना होगा। साथ ही यदि दंपत्ति चाहें तो विवाह प्रमाण पत्र पर स्पष्ट रूप से लिखा जाए कि विवाह आनंद कारज रीति से हुआ है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी नागरिक विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने से वंचित न रह जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश अमनजोत सिंह चड्ढा द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि सिख दंपतियों को कानून के असमान रूप से लागू होने की वजह से खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ राज्यों ने तो जरूरी नियम बनाए हैं, लेकिन ज्यादातर राज्यों ने अब तक नियम नहीं बनाए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव यानी डूसू के छात्र संघ चुनाव गुरुवार को संपन्न हो गए। इस चुनाव में कुल 52 मतदान केंद्रों पर बने 195 पोलिंग बूथों पर विद्यार्थियों ने वोट डाले। सुबह के 36 कॉलेजों और विभागों के 7 मतदान केंद्रों तथा दक्षिणी परिसर में बनाए गए मतदान केंद्रों पर सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक वोट डाले गए। शाम के 8 कॉलेजों और दोपहर बाद 3 बजे से मतदान शुरू हुआ। डूसू चुनाव के मुख्य अधिकारी प्रोफेसर राजकिशोर शर्मा ने बताया कि मतदान शांतिपूर्ण रहा। सभी मतदान केंद्रों पर ऑब्जर्वर लगातार निरीक्षण करते रहे। मतदान के पश्चात ईवीएम को विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित मल्टीपर्पज हॉल में रखा गया है। उन्होंने बताया कि सीसी कैमरा सहित सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। मतगणना के लिए मल्टीपर्पज हॉल बेसमेंट में पूरी तैयारी कर ली गई है। मतगणना 29 सितंबर को होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक मधुभाई कुलकर्णी का गुरुवार को संभाजी नगर में डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल में 88 साल की उम्र में निधन हो गया। मधुभाई पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर के नियमित लेखक रहे। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा और उसकी गतिविधियों पर कई लेख लिखे और इसके साथ ही आरएसएस पर उनकी श्रृंखला भी प्रकाशित हुई। उन्होंने देहदान का संकल्प लिया था। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उनका पार्थिव शरीर रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आर.के. दमाड़ी मेडिकल कॉलेज ले जाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक मधुभाई कुलकर्णी के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, मधुभाई कुलकर्णी जी का निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उन्हें मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति दे। भारत और रूस के बीच परंपरागत रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने के मकसद से दोनों देशों के बीच अंतर सरकारी आयोग के तहत सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर कार्यरत उपसमूह की चौथी बैठक 17 सितंबर को संपन्न हुई। इस बैठक में मौजूदा रक्षा समझौतों की समीक्षा के साथ साथ नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी विचार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनके जीवन से जुड़ी अनकही कहानियां, चाय बेचने के संघर्ष से लेकर मुसीबत में लोगों की सेवा करने तक अनेक ऐसे लम्हे हैं जिनसे लोग अनजान हैं। गीतकार मनोज मुंतशिर ने मेरा देश पहले एक संगीतमय शाम के जरिए लोगों तक इन संदेशों को पहुंचाया। राजनीति और सत्ता से परे एक अनकही कहानी, एक ऐसी कहानी जिसने दिलों को छुआ, भावनाओं को जगाया और सपनों को प्रेरित किया।
मेरा देश पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी से जुड़ी अनकही कहानियां आज नई दिल्ली में जीवंत हो उठी। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मैं ये समझती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री का जीवन 140 करोड़ भारतीयों के लिए, पूरे विश्व के लिए और विशेष रूप से हम जैसे सभी जनप्रतिनिधियों के लिए एक प्रेरणा है, एक मार्गदर्शन है। गीतकार और कहानीकार मनोज मुंतशिर द्वारा परिकल्पित और प्रस्तुत ये भव्य संगीतमय गाथा एक अविस्मरणीय अनुभव में बदल गई। इस शाम में काव्यात्मक कहानी वाचन के साथ लाइव संगीत और भावपूर्ण प्रस्तुतियों का मिश्रण था, जिसने दर्शकों को सपने देखने, आकांक्षा रखने और मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। देखिए, प्रधानमंत्री जी का जीवन जिस प्रकार से देश सेवा में लीन रहता है और जिस प्रकार से सादगी के साथ प्रधानमंत्री जी अपने ऊपर रिस्ट्रेन रख के अपने निजी जीवन में रहते हैं, वो हम सबके लिए, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए सीखने का विषय है। ऐसी बहुत सारी गाथाएं हैं जो मोदी जी के जीवन काल में आई और अभी तक शायद लोगों को नहीं पता कि ऐसा ही नहीं है कि मेरा देश पहले जो एक भावना है वो किस तरीके से उत्पन्न होती है, ये एक अपने आप में मोदी जी की स्टोरी बताती है। हमारे यहाँ कहा जाता है जो व्यक्ति प्रभावशाली होता है वो बचपन से ही पता लगता है। बचपन से ही मोदी जी संघर्षशील रहे, समर्पित का प्रतीक रहे। उनके माताजी ने, उनके परिवार ने जिस प्रकार से उनको पालन किया और बचपन से ही संघ परंपरा से ओतप्रोत हो गए हैं और भारत माता की सेवा में नियत हैं। मोदी जी के सत्ता में आने से वैदिक सनातन संस्कृति का संरक्षण संवर्धन हुआ है, प्रचार प्रसार हुआ है और पूरे विश्व में भारत का एक वैभव का प्रकटीकरण हुआ है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से जुड़े कम ज्ञात अध्यायों को खूबसूरती से उजागर किया गया, जो दृढ़ संकल्प, त्याग और अडिग संकल्प की यात्रा थी। प्रभावशाली वर्णन, मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुनों और मार्मिक प्रदर्शनों के साथ ये धैर्य, दूरदर्शिता और प्रेरणा का उत्सव बन गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो जीवन गाथा रही है, उसने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। सबसे बड़ी चीज, अगेंस्ट ऑल ऑड्स आगे बढ़ना, उठना। हम सबके पास अपने एक्सक्यूजेस होते हैं कि भाई देखो, मैं जीवन में कुछ बड़ा इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि घर परिवार की जिम्मेदारियां थीं, क्योंकि इतने रिसोर्सेज नहीं थे हमारे पास, छोटे से शहर में पैदा हुआ, वहाँ कुछ मौके नहीं थे, अवसर नहीं थे, पैसे नहीं थे मेरे पास। इतने जब बहाने होते हैं ना, तो आपको एक बार श्री नरेंद्र मोदी की कथा, उनकी जीवनी पलट के देखनी चाहिए कि जो हमारे पास है ना, उससे भी कम उनके पास था। और उन्होंने न सिर्फ अपने लोगों को, अपने परिवार को, अपने देश को गौरवान्वित किया, बल्कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर लगातार तीसरी बार बैठे। इस शो ने दर्शकों के दिलों में ऐसी यादें छोड़ दी जो लंबे समय तक उनके दिलों में बनी रहेंगी। दिल्ली से शहला निगार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत शुक्रवार को एशिया कप के अपने अंतिम ग्रुप मैच में ओमान से भिड़ेगा। भारत पहले ही सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर चुका है। ऐसे में भारतीय टीम इस मैच में अपने बेंच स्ट्रेंथ को आजमाना चाहेगी। देखिए दुबई से हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन की खास रिपोर्ट। 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ हुए हाई वोल्टेज मुकाबले के बाद भारतीय क्रिकेट टीम ओमान के खिलाफ मैच के साथ एशिया कप में अपने ग्रुप चरण का समापन करेगी। सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर चुकी भारतीय टीम इस मैच में उन खिलाड़ियों को मौका देना चाहेगी जिन्हें अब तक मौका नहीं मिला। वहीं बल्लेबाजी क्रम में भी प्रयोग की संभावना है। हालांकि मुख्य कोच गौतम गंभीर ज्यादा बड़े बदलाव करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि रविवार को पाकिस्तान के साथ होने वाले बड़े मुकाबले से पहले जसप्रीत बुमराह जैसे प्रमुख खिलाड़ियों को आराम दिया जाए। T20 के आंकड़े मेरे बहुत अच्छे हैं तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं उतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ और बेटर हो सकता हूँ, क्योंकि सिचुएशंस पे बैट्समैन को रीड करना, कभी कभी आप मिस्टेक कर देते हैं इस फॉर्मेट में। जब आप हमेशा टॉप में होते हैं किसी भी टीम के और आप छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं, वो आप नोटिस नहीं करते बट आपको फील होता है कि नहीं आपने गलती की है, तो वो उस पर मुझे काम करना है अभी भी। और मुझे ऐसा लगता है बॉलिंग में और भी काम करने की ज़रूरत है। ओमान की टीम पहली बार भारत का सामना करेगी, जो उनके लिए एक मुश्किल चुनौती है। अब तक ओमान ने 2 मैचों में 67 और 130 रन का स्कोर बनाया है। उनका कोई भी बल्लेबाज 30 रन के आंकड़े से आगे नहीं बढ़ पाया।
भारत के मजबूत आक्रमण का सामना करना उनके अनुभवहीन बल्लेबाजों के लिए पहाड़ चढ़ने जैसा होगा। हालांकि विश्व चैंपियन टीम के साथ खेलना उनके लिए एक ऐतिहासिक पल होगा। फॉर्मेट्स और भी हैं और इम्पोर्टेंट होता है कि आपके हाथ से बॉल कैसा चल रहा है, आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं उससे, वो सिर्फ आप अपनी बेस्ट जज हो सकते हैं और मुझे लगता है कि अभी थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है। प्रतियोगिता में भारत का कार्यक्रम बेहद व्यस्त है। भारतीय टीम को 8 दिनों में 4 मैच खेलने हैं और अगर वे फाइनल में पहुंचते हैं तो उन्हें 10 दिन में 5 मैच खेलने हैं। थकान से बचने के लिए टीम ने अबू धाबी में प्रशिक्षण के बजाय दुबई में अभ्यास करना पसंद किया। टीम मैच के लिए उसी दिन पहुंचेगी और रात में लौट आएगी और फिर पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को होने वाले सुपर 4 के पहले मैच से पहले शनिवार को आराम करेगी। ऑन पेपर टीम इंडिया बेहतर है। भारतीय टीम की कोशिश ओमान को बड़े अंतर से हराने की होगी, साथ ही सुपर 4 स्टेज से पहले बल्लेबाजों को पर्याप्त गेम टाइम देने के भी। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज, दुबई। और भारत में होने वाले अब तक के सबसे बड़े पैरालंपिक पैरा स्पोर्ट्स आयोजन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया ने गुरुवार को विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मेडल्स का अनावरण किया। यह ऐतिहासिक आयोजन 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा, जिसमें 104 देशों के 2200 से अधिक पैरा एथलीट्स और सपोर्ट स्टाफ हिस्सा लेंगे। इस मौके पर चैंपियनशिप का थीम सॉन्ग उड़ान भर भी लॉन्च किया गया, जिसमें भारतीय पैरा एथलीट्स की प्रतिभा और जज्बे को दिखाया गया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने नेपाल में जेनजी प्रदर्शन पर राहुल गांधी के बयान को लेकर उन पर पलटवार किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए लिखा, जेनजी का प्रदर्शन परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ था, वह आपको क्यों बर्दाश्त करेगा। दरअसल राहुल गांधी ने देश के युवा छात्र जेनजी को लेकर एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि ये संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, वोट चोरी रोकेंगे। उन्होंने इस कार्य में युवाओं का साथ देने का आश्वासन भी दिया था। इसी के जवाब में अब निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को नेपाल जेनजी प्रदर्शन की पृष्ठभूमि के साथ ही गांधी परिवार का इतिहास भी याद दिलाया है। निशिकांत दुबे ने अपने पोस्ट में लिखा, जेनजी परिवारवाद के खिलाफ है। यह नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी के बाद राहुल जी को क्यों बर्दाश्त करेगा। जेनजी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आपको क्यों नहीं भगाएगा। ये बांग्लादेश में इस्लामिक राष्ट्र तथा नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, वो भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाएगा। देश छोड़ने की आप तैयारी करो। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।